तो आज हम बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसमें हम ये सेक्शन 3 है, यूनिट 3 है आपका, जिसमें हम पहले डील करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद डील करेंगे बायोमोलिकुल्स तो पढ़ा दिए हैं बेटा, और उसके बाद डील करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट में हम सबसे पहले डील करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसको शुरू करने से पहले यहाँ देख लीजिए, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक टर्म आया है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये क्या है? एक्चुअली में बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी हेल्प लेना पड़ता है। इसी अप्रोच को हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री के अप्रोच के आप बायोलॉजी को पढ़ ही नहीं सकते। कैसे? जैसे आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें तो माइक्रोस्कोप कहाँ पढ़ा जाता है? फिजिक्स में। और सेल को रंगने के लिए आप कलरिंग एजेंट डालोगे तो वो केमिस्ट्री में। तो ये दोनों मिला के तभी ना आप सेल को देख पाओगे। इसका मतलब फिजियो-केमिकल अप्रोच टू study and understanding living organism is called reductionist biology। तो reductionist biology क्या है? physicochemical approach to study और understand living organism is called reductionist biology। समझ में आ गया? अब एक महान विभूति को पढ़ते हैं भारत के, जिनका नाम है जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन, इन्होंने कोलागन का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल दिया था और रामचंद्रन डॉट दिया, जिससे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। तो इन्होंने क्या कोलाजन के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बताया था। तो सारा बात यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड जरा सा अच्छा कर दें, उसके बाद पढ़ लेते हैं। क्या कहता है जी.एन. रामचंद्रन? बहुत बड़े फिगर थे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। ये मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर भी थे। किसके? मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। इन्होंने ट्रिपल हेलिकल, जैसे डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है ना बेटा, उसी तरह कोलागन एक प्रोटीन है जिसका ट्रिपल हेलिकल मॉडल को 1954 में सॉल्व किया था। इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट बनाया था जिससे हम कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन को जान सकते हैं। रामचंद्रन प्लॉट का इस्तेमाल कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन को जानने में किया जाता है। ठीक है, ये लाइनस पॉलिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, ये कैम्ब्रिज में जब ये पढ़ते थे तो ये लाइनस पॉलिंग से मिले थे। जो लाइनस पॉलिंग अल्फा हेलिक्स मॉडल और बीटा प्लेटेड शीथ पर काम कर रहा था, उसी से प्रभावित होकर इन्होंने कोलागन का स्ट्रक्चर को सॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, और इन्होंने ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलागन दिया। 1950 कोलागन दिया, जिसको नेचर पत्रिका, जो बहुत बड़ी पत्रिका है, उन्होंने 1954 में पास किया। ये 2001 में मर जाते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है कि ट्रिपल हेलिकल मॉडल जी.एन. रामचंद्रन, इन्हें मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर का फाउंडेशन किया, ट्रिपल हेलिकल मॉडल दिया, और प्रोटीन के कन्फर्मेशन को जानने के लिए रामचंद्रन प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लाइनस पॉलिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीथ पर काम कर रहे थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, आइए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कहता है सेल ही यूनिट ऑफ लाइफ है। इससे छोटे पर लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो हमको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों दिखता है। ठीक है, दोनों चीज़ दिखता है। इसका मतलब कौन ऐसा चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है और कौन ऐसा चीज़ है जो ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग बनाता है। ठीक है, तो कहता है इसका आंसर है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल। क्या है? सेल। हर एक जो जिंदा है वो सेल का बना हुआ है। जिसमें लाइफ नहीं होगा वो सेल का नहीं बना होगा। ठीक है, उसमें सेल नहीं होगा। तो सेल ही लाइफ है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे कंपोज है? एक सेल से कम पर लाइफ पॉसिबल। अच्छा, सम सेल, अच्छा कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं उसको मल्टी। और हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम में 10 का पावर 13 सेल्स है। कितने सेल्स हैं? 10 का पावर 13 सेल्स है। कहता है व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो फीचर होते हैं। पहला,
उनका एक सेल ही कंप्लीट बॉडी है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब उनके बॉडी, उनका एक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं और उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब उनके सेल को दूसरे सेल पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा, वो वही सेल सारा रिस्पायरेशन, जो भी करना है, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सब चीज कर लेता है। जो भी इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ है वो सब कर लेता है। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कहने का मतलब है एक सेल से कम पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। तो फंडामेंटल मतलब भौतिक, मूलभूत, स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मानते हैं। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, लिविंग मतलब सेल को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने, मगर उन्होंने सेल वॉल को देखा था। मगर लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनियो वॉन लेवेन्युक ने फर्स्ट लिविंग सेल, लाइव सेल को देखा था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने उसमें न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, उसके बाद हम बोल रहे हैं बेटा कि द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इसके बाद माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी होता है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, और उसमें इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आ जाने से हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल को जान पाए। रिवेल ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब हम और भी मतलब डिटेल स्ट्रक्चर जान पाए किसका? सेल का। अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। एक बात देखो, सेल थ्योरी क्या है? 1838 में स्लाइडेन नाम का जो जर्मन बॉटनिस्ट था, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल को स्टडी किया। स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया और पाया कि, ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। प्लांट सेल अलग अलग कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू इन द प्लांट्स। मतलब प्लांट सेल में बहुत टाइप के सेल्स पाए जाते हैं और जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, मगर इन सभी में एक चीज सेम है। प्लांट सेल किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। और एट द सेम टाइम स्वान नाम के एक साइंटिस्ट थे। स्वान वो एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया और पाया कि एनिमल सेल के बाहर एक थीन लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इन्होंने ऐसा, स्वान है तो ऐसा मत समझना कि इन्होंने सिर्फ किसको स्टडी किया? एनिमल सेल को। इन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी किया। He also concluded based on his study on plant tissue that cell wall is the unique character of plant cell। मतलब प्लांट सेल में क्या पाया जाता है बेटा? सेल वॉल पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्वान ने ही एक हाइपोथेसिस दिया, एक परिकल्पना दी कि जितने भी एनिमल और प्लांट सेल होते हैं वो किसके बने हैं? सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया। ऑन द बेसिस ऑफ स्वान प्रपोज ए हाइपोथेसिस, जिसमें कहा कि प्लांट और एनिमल सेल या उसके प्लांट और एनिमल सेल या उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। अब देखिए, तो याद रखिएगा, बाद में दोनों की थ्योरी को मिला दिया गया। स्लाइडेन और स्वान की थ्योरी को मिला के सेल थ्योरी प्रपोज किया गया, ठीक है। सेल थ्योरी ये बोलता है कि प्लांट और एनिमल जो है वो सेल के बने हुए हैं, ठीक है। मगर ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि नया सेल कैसे बना। बाद में रुडोल्फ विल्चो 1855 में इन्होंने बताया कि नया सेल पुराने सेल के ही डिवीजन से बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल के ही डिवीजन से। उन्होंने अपने लैंग्वेज में क्या बोला? ओमनिस सेल्वी ई सेल्ला। इस प्रकार सेल थ्योरी को जिसने स्लाइडेन एंड स्वान को दिया था, अब ये कंप्लीट फाइनल शेप मिला। तो सेल थ्योरी दो बात को कहता है। आज के डेट में सेल थ्योरी का फाइनल रूप हमको इस तरह देखने को मिलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो या एनिमल, सब सेल के बने हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हैं। और जितने भी नए सेल का निर्माण होता है वह पुराने सेल से ही होता है। आ गया समझ में? अब हम बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल का ओवरव्यू। यदि हम प्लांट सेल को देखें, यदि ओनियन पील ले लें या ह्यूमन चीक सेल को खरोंच लें और माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है, तो हम रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। ओनियन सेल टिपिकल प्लांट सेल का एग्जाम्पल है।
इसके ऊपर बाहर में सेल वॉल होगा, आउटर बाउंड्री, एंड जस्ट उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सेल ऑफ ह्यूमन सेल हैव आउटर मेम्ब्रेन डिटरमाइनिंग द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव आउटर मेम्ब्रेन डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन ही सेल के आउटर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। इनसाइड सेल एक डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोजोम पाए जाते हैं जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है बेटा? डीएनए। सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड यूकैरियोट। एक बात समझ लीजिए, वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है उसको यूकैरियोट कहते हैं, जबकि जिसमें न्यूक्लियाई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई नहीं होता उसको प्रोकैरियोट कहा जाता है। इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड। तो दोनों प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो उनमें एक फ्लूइडी सबस्टांस पाया जाता है, सेमी फ्लूइडी सबस्टांस पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सेल, ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अच्छा, साइटोप्लाज्म ही वो जगह है जहां पर ज़्यादातर रिएक्शन चलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ग्लाइकोलिसिस वगैरह यहीं चलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर रिएक्शन कहाँ चलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म में, इसलिए साइटोप्लाज्म को मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी माना जाता है। वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट। मतलब साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं ताकि सेल को जिंदा रख सके। अब देखो अगला कह रहा है बिसाइड्स न्यूक्लियस। यदि हम बिसाइड्स न्यूक्लियस के अलावा, बिसाइड्स मतलब अलावा, बिसाइड न्यूक्लियट यूकैरियोटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको ऑर्गेनेली कहते हैं। लाइक जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ का नाम ले रहा है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स। जबकि प्रोकैरियोट में ये सब अब्सेंट होते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है, ठीक है। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड। ऐसा कहता है कि राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोट में, यह सेल सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता जबकि दो और ऑर्गेनेली में मिलता है। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा तो 3 जगह बोल रहा है। तो साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम के अलावा ये 3 जगह मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाता है। एनिमल सेल अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में सेंट्रोसोम होता है जो सेल डिवीजन में मदद करता है। तो एनिमल सेल मतलब यूकैरियोट में एक एनिमल सेल में भी, मतलब यूकैरियोट में भी एनिमल सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली सेंट्रोसोम होता है जो सेल डिवीजन में मदद करता है। बताइए प्लांट सेल में कौन मदद करता है? सेल प्लेट। तो सेल डिफर इन साइज एंड शेप। सेल जो होता है इसका साइज और शेप वेरी करता है, एंड एक्टिविटी, ठीक है। सेल का शेप, साइज और इसकी एक्टिविटी क्या करते रहती है? वेरी करती है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का होता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यदि ह्यूमन ब्लड सेल की बात करें, पूछा गया है 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। डायमीटर कैसा होता है? 7, ऐसा होता है ये, ठीक है, बाइकॉनकेव। तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, लंब सेल लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। और सबसे बड़ा से ये लॉन्गेस्ट है, याद रखिएगा लॉन्गेस्ट है। और लार्जेस्ट पूछेगा तो एक ऑस्ट्रिच का एक, लार्जेस्ट पूछेगा तो ऑस्ट्रिच का एक, लॉन्गेस्ट पूछेगा तो नर्व सेल। सेल कैन ग्रेटली वेरी इन शेप, सेल का शेप वेरी कर सकता है। दे में भी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर हो सकते हैं। शेप ऑफ सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैसा फंक्शन कर रहे हैं, कैसा फंक्शन कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखिए आरबीसी,
राउंड एंड बाइकॉन्केव है, देख रहे हैं आरबीसी। ये क्या है, एम्बोबॉइड है, इरेगुलर शेप का है। ये कॉलमनार, और ये किस में, रेड ब्लड सेल गैसियस डिफ्यूजन में, ये डिफेंस में। ये किस में, सिक्रीशन और ऑब्जर्प्शन में। कॉलमनार और एपिथेलियल सेल्स है। ये नर्व सेल है, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ये ट्रैकिड है, ठीक है। और ये मीजोफिल है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। तो ये सब बात है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा और पीपीएल। यहाँ एंड लिख दिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ होना चाहिए था, तो दो अलग अलग कर दिया। माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ बोलते हैं, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। सही बात है, आपको पता होगा इस्चेरिशिया कोलाई 20 मिनट में मल्टीप्लाई कर जाता है, जबकि ह्यूमन सेल के मल्टीप्लाई करने में 24 आवर लगते हैं। ह्यूमन सेल के मल्टीप्लाई करने में 24 आवर लगते हैं, जबकि इस्चेरिशिया कोलाई 20 मिनट में मल्टीप्लाई करता है। दे हैव ग्रेटली इन शेप एंड साइज। उसका शेप और साइज वेरी करता है, देख रहे हो। कुछ का साइज कैसा है, शेप और साइज, कुछ का बैसिलस रॉड लाइक है बैक्टीरिया, कुछ का गोल है, कुछ का वाइब्रियो टाइप, कॉमा टाइप है, कुछ स्पाइरिलियम लंबा है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट इज फंडामेंटल similar, even prokaryote exhibit wide range of shape and function. The organization of prokaryotics is fundamentally similar even through prokaryotic wide variety. तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोट का, वो फंडामेंटली इनका शेप साइज वेरी करता है, मगर इनका शेप साइज तो अलग होता है, मगर ये फंडामेंटली एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। शेप साइज अलग होता है, मगर फंडामेंटली क्या होते हैं, ये जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं सब सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट के बाहर में क्या दिखता है, एक सेल वॉल दिखता है, सेल वॉल दिखता है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। किसको छोड़ के, माइकोप्लाज्मा। इसलिए माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। द फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। देयर, इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, मतलब साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। डज नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए इसको नेकेड कहा जाता है। इन एडिशन तो जीनोमिक डीएनए, कुछ बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अलावा मैनी बैक्टीरिया में एक स्मॉल सर्कुलर एक और डीएनए पाया जाता है, जीनोमिक डीएनए पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है इन बैक्टीरिया को। जैसे आप पढ़ चुके हैं, जैसे क्या प्रोवाइड करता है, जैसे ये प्रोवाइड करता है फिनोटाइपिक, जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। हायर क्लास में आप लर्न प्लाज्मिड डीएनए यूज टू मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए को भी ट्रांसफॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो दो काम, एक तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था ना, उसी तरह ये मदद करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है। नो ऑर्गेनेली लाइक वन यूकैरियोट प्रोकैरियोट सेल एग्जेप्ट। तो प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता, किसको छोड़ के, राइबोसोम तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा कुछ ऐसा चीज़ है जो प्रोकैरियोट में ही पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता, यूकैरियोट। जैसे इंक्लूजन बॉडी किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम्स आर कैरेक्टरिस्टिक। मीजोजोम्स किसका करेक्टर, मीजोजोम्स, इंक्लूजन बॉडी, ये सब किसके करेक्टर हैं, प्रोकैरियोट में। ये अच्छा, ये मीजोजोम्स कैसे बने हैं, इनवेजिनेशन ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की ओर धंस जाता है तो उसको क्या बोलने लगते हैं, उसको हम बोलने लगते हैं मीजोजोम। अब आइए, टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर का है, 20 माइक्रोमीटर का है। अच्छा यहाँ देखिए, टिपिकल बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरिया पूछेगा तो आप कितना बताइएगा, 3 से 5। देख लीजिए, पहला ही बोला, सिर्फ बैक्टीरिया पूछेगा तो आप बताइएगा, बैक्टीरिया का साइज पूछेगा तो 3 से 5 माइक्रोमीटर बताइएगा। टिपिकल बैक्टीरिया पूछेगा तो आप 1 से 2 माइक्रोमीटर बताइएगा, ठीक है। अब पीपीएलओ का ये साइज मत याद रखिएगा, 0.3 वाला ही याद रखिएगा, ठीक है। और वायरस का साइज रट लीजिएगा, ये देखिए नीचे वायरस है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। आइए
इसके बाद हम देखते हैं सेल इन्वेलप एंड सेल मॉडिफिकेशन। कहता है इन प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली द बैक्टीरिया सेल हैव कंप्लीट कॉम्प्लेक्स इन्वेलप। मतलब बैक्टीरिया सेल के ऊपर, यदि हम पर्टिकुलर बैक्टीरिया सेल के ऊपर बोलें तो इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स इन्वेलप कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर, ये 3 लेयर का स्ट्रक्चर है। सेल इन्वेलप टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर, ये 3 लेयर का स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर वाले को ग्लाइकोकॉलिक्स कहते हैं, उसके बाद सेल वॉल कहते हैं, बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईच लेयर इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट, हर एक लेयर का अपना अपना काम है। दे एक्ट टुगेदर, और ये तीनों मिलके प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं। मतलब सेल इन्वेलप में जो 3 लेयर आते हैं वो तीनों लेयर प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। यदि एक फंक्शन पूछा जाए तो बाकी उनका अपना अपना यूनिक फंक्शन है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इन्वेलप एंड द मैनर इन विच रिस्पॉन्ड। अच्छा, सेल इन्वेलप और वो रंगने के कैटेगरी में कैसा कलर पकड़ते हैं, इस हिसाब से बैक्टीरिया को 2 भाग में बांट देते हैं। एक को कहते हैं जो कलर पकड़ लेता है उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, जो कलर नहीं पकड़ता है, जो रंगा नहीं जाता है, उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। आ गया समझ में? अब मेरी बात सुनिए। ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंस इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन और थिकनेस है ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। एमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, ये यदि लूज सीथ की तरह है, मतलब पतला झिल्ली की तरह है, सीथ की तरह है, तो आप इसको स्लाइम लेयर कहोगे। और यदि हार्ड और थिक हो गया, थिक और टफ हो गया, तो इसको आप कैप्सूल कहोगे। सेल वॉल ही बैक्टीरिया के शेप को डिटरमाइन करता है। सेल वॉल क्या करता है? बैक्टीरिया के शेप को डिटरमाइन करता है, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया को ब्लास्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है। तो पूछेगा कि बैक्टीरिया को शेप कौन प्रोवाइड करता है? तो सेल वॉल। स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन देता है? वो सेल वॉल देता है। और ब्लास्टिंग और कोलैप्सिंग से भी कौन बचाता है? तो 3 फंक्शन हो गए सेल वॉल के। शेप देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, और ब्लास्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही सेलेक्टिव परमिएबल। देखिए पहले सेमी परमिएबल लिखा हुआ था, अब कैसा लिखा है? सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। ठीक है, इंटरेक्ट विथ आउटर वर्ल्ड। मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोजोम विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंस जाए तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मेसोजोम बोलते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार से धंस सकता है। कौन से कैसे धंसता है? ये वेजिकल के फॉर्म में धंसता है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में धंसता है, या लेमिली प्लेट के फॉर्म में धंसता है। या तो वेजिकल मतलब थैली के फॉर्म में, या ट्यूब के फॉर्म में, या प्लेट के फॉर्म में। यदि लेमिली के फॉर्म में धंस सकता है, ठीक है, ये प्लेट के फॉर्म में धंसता है। अच्छा, ये क्या मदद करता है? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये क्या क्या करता है? मेसोजोम क्या क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल में मदद करता है। ठीक है, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में। अच्छा, और भी काम करता है, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंजाइमेटिक कॉन्टैक्ट में को भी बढ़ाने का मदद करता है। तो याद रखिएगा सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्पायरेशन, सिक्रीशन, सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक कॉन्टेंट को बढ़ाता है। ठीक है, इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया में अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाए जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। और इसमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट्स। क्या पाया जाता है बेटा? पिगमेंट्स। तो क्या बोलता है? कुछ प्रोकैरियोट में जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हो, इसमें देयर आर
अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, मीजोजोम के अलावा कुछ और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन निकलते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसमें क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है, जिसमें कलर पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता होगा। अच्छा, बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरिया सेल मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल। यदि बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिला पाया जा रहा है तो वो क्या है, मोटाइल है, ठीक है। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल, यदि सेल वॉल से फ्लैजिला निकला हुआ है तो मोटाइल है, बैक्टीरिया और नहीं है तो वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। बैक्टीरिया शो रेंज ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट, बैक्टीरिया में इसका नंबर और अरेंजमेंट वेरी करता है, बैक्टीरिया से में फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। बैक्टीरियम फ्लैजिलम के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। जैसे ये बैक्टीरिया है, जो धंसा होता है उसको बेसल बॉडी बोलते हैं, जो थोड़ा सा निकला उसको हुक, और जो साफ्ट की तरह होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। तो फ्लैजिलम के एक फ्लैजिला को फ्लैजिलम बोलते हैं। तो फ्लैजिलम के 3 पार्ट हो गए, फिलामेंट बड़ा वाला, हुक जिससे ये कनेक्टेड है, और जो बॉडी में सेल वॉल में धंसा है उसको बेसल बॉडी बोलते हैं। बेसल बॉडी से ही फ्लैजिला निकलता है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल सेल सरफेस टू आउटसाइड। तो फिलामेंट लॉन्गेस्ट होता है, पोर्शन होता है और एक सेल वॉल से निकलता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लैजिला, पीली और फिम्ब्रिया भी पाया जाता है सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में, मगर इसका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है। फिली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। उसी तरह फिम्ब्री ब्रिस्टल्स लाइक होता है, मतलब टूथब्रश का जैसा ब्रिस्टल्स होता है ना वैसा फाइबर्स होता है। ये भी सेल से बाहर की ओर निकला होता है, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया टू द रॉक्स। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया में ये जो है बैक्टीरिया को स्ट्रीम से, धारा से या होस्ट टिश्यू से जोड़ने में मदद करते हैं। बैक्टीरिया अटैच बैक्टीरिया टू रॉक ऑफ द स्ट्रीम, मतलब नदी के किनारे पड़े हुए पत्थर पर जोड़ने में, चिपकाने में मदद करते हैं, और होस्ट के टिश्यू से अटैच करने में यही फिम्ब्रिया और पिल्ली मदद करते हैं। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी दोनों पढ़ा दिया गया है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है अंदर वाला। 15 से 20 माइक्रोमीटर का साइज होता है। इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, 50 से 30। ये बैक्टीरिया में बोल रहे हैं, तो टोटल जोड़ के 80 ने बता दीजिएगा, ये 70S हुआ, ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है, ठीक है, 70S। इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, 50S और 30S। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री है, प्रोटीन बनता है इससे। अच्छा, राइबोसोम में अटैच टू mRNA, यदि mRNA से अटैच हो जाता है और एक साथ बहुत सारा mRNA से अटैच हो जाता है राइबोसोम, जैसे ये mRNA है, इससे बहुत सारा राइबोसोम अटैच हो गया, जिसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA, और ये ट्रांसलेशन में मदद करता है, प्रोटीन बनवाता है। इंक्लूजन बॉडी अभी बताए थे, इंक्लूजन बॉडी प्रोटीन बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बैक्टीरिया में ही पाया जाएगा, मीजोजोम पाया जाएगा। ये रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर इन द साइटोप्लाज्म, मतलब रिजर्व फूड मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में ये इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम, दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेनस सिस्टम, इसमें कोई मेम्ब्रेनस सिस्टम नहीं होता और ये साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। जैसे फॉस्फेट ग्रेनुल्स, साइनोफाइसियन ग्रेनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स, ये ग्रेनुल्स के फॉर्म में मिलते हैं। गैस वैक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गा, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो पूछेगा गैस वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा, मतलब ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं बेटा, गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रोकैरियोट खत्म कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम यूकैरियोट से शुरुआत करेंगे। यूकैरियोट अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे। थैंक यू।